हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। इलेक्शन के बाद में उम्मीद करेंगे जल्दी सरकार पेपर कराएगी। बस आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मैं जितने भी राइटर्स हैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको 10 एमसीक्यू कराऊंगा जॉन गॉल्सवर्दी के। हर एक एमसीक्यू में कई क्वेश्चन तैयार होंगे। द डार्क फ्लावर बाई गॉल्सवर्दी इज अ डार्क फ्लावर जो गॉल्सवर्दी का है ये क्या है? लव ड्रामा है, ट्रेजिक प्ले है, अ लव नॉवल या कॉमिक है? अ लव नॉवल। पहले टाइटल को देखते हैं, द डार्क फ्लावर। यहाँ पे एक ऐसे फ्लावर की बात हुई है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जन्म लेता है और ये दुख का भी कारण बनता है। ये कहानी है मार्क लेनन की। डार्क फ्लावर पब्लिश हुआ था 1913 में। मार्क लेनन जब केवल 18 साल का था। 1880 में शुरू होती है इसकी कहानी, जब मार्क लेनन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्ट स्टडी कर रहा था। ये नॉवल 3 वॉल्यूम्स में है। 3 पैशनेट लव अफेयर्स को दिखलाता है, मार्क लेनन की लाइफ को। एडोलेसेंस, जब मार्क लेनन को फर्स्ट टाइम लव होता है, ये इंडिकेट करता है स्प्रिंग सीजन को। नेक्स्ट यूथ, जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, ये समर सीजन को इंडिकेट करता है। और थर्ड टाइम मिडिल एज में, जब उसकी शादी हो जाती है, इस समय भी उसको लव अफेयर होता है एक लड़की से, टीनेज से। ये बतलाता है ऑटम। तो मार्क लेनन की लाइफ की 3 फेजेस को बतलाया गया है, एडोलेसेंस, यूथ और मिडिल एज, जो स्प्रिंग, समर और ऑटम को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच ड्रामा ऑफ गोल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स? कौन सा ड्रामा जो है वो कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी और जो मजदूर वर्ग है उनके बीच की लड़ाई को दिखलाता है? देखिए, पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स होता है हड़ताल। यहाँ पे करेक्टर्स इस प्ले में दो हैं। एक तरफ जो मजदूर वर्ग है और दूसरा कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। द स्ट्राइफ पब्लिश हुआ था 1909 में। जॉन गॉल्सवर्दी के ज्यादातर प्ले 3 एक्ट प्ले हैं, ये 3 एक्ट प्ले है। इसका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जॉन एंथनी, ये फाउंडर और चेयरमैन है टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स कंपनी का। 76 ईयर ओल्ड है और 32 साल का है। ये थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्ति है और किसी भी कीमत पे मजदूरों से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी हैं, वो झुके मजदूरों के सामने। इसके एक लड़का है एडगर एंथनी, इसकी सहानुभूति मजदूरों के साथ में है। इसकी डॉटर है जॉन एंथनी की, एनिड अंडरवुड, इसकी सहानुभूति भी मजदूरों के साथ में है। जो ये यंग जनरेशन है, इसकी सहानुभूति मजदूरों के साथ में। लेकिन ये जो पुरानी जनरेशन का जॉन एंथनी, जो ये मानता है कि पूंजीवादी अगर एक बार झुक गए मजदूरों के सामने, तो मजदूर हमेशा उन्हें झुका के रखेंगे। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेविड रॉबर्ट। जॉन एंथनी और डेविड रॉबर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। डेविड रॉबर्ट जो है मजदूरों का लीडर है, किसी भी कीमत पे पूंजीवादियों के सामने झुकना नहीं चाहता। डेविड रॉबर्ट का यह मानना है कि अगर उसके कोई बच्चा हुआ तो वो गरीबी ही रहेगा। इस वजह से इसने कभी बच्चे की प्लानिंग भी नहीं करी है। डेविड रॉबर्ट की वाइफ है एनी रॉबर्ट। एनी रॉबर्ट बहुत ही डिवोटेड वाइफ है। एनी रॉबर्ट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हड़ताल की वजह से खाने के लिए कुछ नहीं रहता। जबकि ये अपने हस्बैंड से फिर भी कोई शिकायत नहीं करती है। बाद में इसकी डेथ हो जाती है। साइमन। साइमन ट्रेड यूनियन ऑफिशियल, जो ट्रेड यूनियन है मजदूरों की, जो आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनकी ट्रेड यूनियन का ये ऑफिशियल है। साइमन जो है वो मजदूरों का लीडर है और ये हर तरीके के एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। जो पूंजीवादी हैं, जो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हमें मजदूरों के सामने नहीं झुकना, उसके खिलाफ है। ये मजदूरों की उस बात के भी खिलाफ है कि हमें अपनी सारी बातें मनवानी है, भाई सैलरी बढ़ानी है, उसकी बात को मानता है। लेकिन इसके अलावा जो भी सारी बातें हैं उसको मान ले पूंजीवादी, ये उसके भी खिलाफ है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं सबसे ज्यादा, जॉन एंथनी जो पूंजीवादी को रिप्रेजेंट करता है और डेविड रॉबर्ट जो मजदूर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में प्ले के अंत में हम देखते हैं कि जो दोनों वर्ग हैं पूंजीवादी, वो जॉन एंथनी को छोड़ देते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जॉन एंथनी को रिजाइन करना पड़ता है अपनी पोस्ट से। डेविड रॉबर्ट जो मजदूरों का लीडर है, जो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ा और जिसकी वाइफ की डेथ भी हो जाती है, इसको भी मजदूर जो है वो अपने लीडर के तौर पे से निकाल देते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये विरोध करता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। तो दो लोग, जॉन एंथनी और डेविड रॉबर्ट, इनको इन्हीं के लोग पूंजीवादी और मजदूर वर्ग धोखा दे देते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ द गॉल्सवर्दी प्लेज? कौन सा गॉल्सवर्दी का प्ले नहीं है? देखो, इसमें 3 जो है वो प्ले हैं और एक जो है वो नॉवल है। द सिल्वर स्पून, ये नॉवल है। नेक्स्ट है, इन स्ट्राइफ। द स्ट्राइक टेक्स प्लेस, जो हड़ताल होती है वो कहाँ होती है, अभी बतलाया था। टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, ये कंपनी का नाम है। 15th, इन दिस प्ले देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। इस प्ले में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, संघर्ष बिटवीन द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड अरिस्टोक्रेसी, एक
अरिस्टोक्रेसी जो जमींदार क्लास है उसके बीच में, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग क्लास है जो अभी अभी पूंजीवादी हुए हैं, फैक्ट्रियों के मालिक, उनके बीच का संघर्ष दिखाया गया है। हिलक्रिस्ट जो है ये जमींदार है, और हॉर्नब्लोअर जो है ये कैपिटलिस्ट पूंजीवादी है। इनके बीच का संघर्ष दिखाया गया है। कौन सा प्ले ये है? यह है द स्किन गेम। यहाँ पे पहले टाइटल को देखते हैं। गेम, एक ऐसा खेल, स्किन, जिसको जीतने के लिए बुरी से बुरी ट्रिक का इस्तेमाल करा जाए, केवल जीतना ही मेन मकसद हो। यहाँ पे दो जो कैरेक्टर्स हैं, हिलक्रिस्ट जो जमींदार है और हॉर्न ब्लोअर जो इंडस्ट्री का मालिक है, इनके बीच की लड़ाई को दिखलाया गया है। हिलक्रिस्ट जो जमींदार है नैतिकता की बात करता है, ये बात करता है कि लड़ाई में जो है वो अच्छी ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए, खराब ट्रिक का नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी जीतने के लिए बुरी से बुरी ट्रिक का इस्तेमाल करता है, नीचे से गिर जाता है, नीचे तक गिर जाता है ये। इस प्ले के बात करते हैं द स्किन गेम की। थ्री एक्ट प्ले, ज्यादातर जॉन कॉल्सवर्थ थ्री एक्ट प्ले है, और इसे परफॉर्म करा गया था 1920 में। जो इसका टाइटल पेज था उस पे लिखा हुआ था अ कॉमिक ट्रेजेडी, जबकि कहीं से भी इसमें कोई कॉमेडी नहीं है। साथ में इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था टाइटल पेज पे, हु टचेस पिच शैल बी डिफाइल्ड। जो पिच को छूता है वो डिफाइल्ड, वो अपवित्र हो जाता है। डिफाइल्ड मीन्स होता है झूठा होना। यहाँ पे मतलब है उसके हाथ जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। पिच एक पुराना सब्सटेंस है जो चिपचिपा होता था, जिसने छुआ उसके हाथ पे चिपक जाता था। अगर हिंदी में इसका मतलब निकालें तो कोयले की खदान में काले हुए बिना नहीं रह सकते। मीन्स जब आप लड़ाई लड़ते हो, किसी गेम में हिस्सा लेते हो, तो आप बुरी से बुरी ट्रिक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे जो हिलक्रिस्ट है, जो अपर क्लास, जो जमींदार है, ये इसकी लड़ाई हो रही है हॉर्न ब्लोअर से। हिलक्रिस्ट की जो जमीन है, यहाँ पे दो लोग रहते हैं, जैकमैन्स हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और इनकी यहाँ पे झोंपड़ी है। ये जो झोंपड़ी वाली जो जगह है, इसको हॉर्न ब्लोअर खरीद लेता है, और ये एग्रीमेंट हुआ था कि तुम यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगाओगे। लेकिन हॉर्न ब्लोअर जो होता है यहाँ पे चिमनी लगा लेता है। चिमनी लगाने का मतलब है कि हिलक्रिस्ट का जो हवेली है उसके सामने चिमनी लगेगी, धुआं निकलेगा, और हिलक्रिस्ट ये नहीं चाहता कि वहां पे कोई फैक्ट्री लगे। इस वजह से दोनों के बीच में, हिलक्रिस्ट और हॉर्न ब्लोअर के बीच में लड़ाई हो जाती है प्रॉपर्टी के राइट के ऊपर। हॉर्न ब्लोअर का बेटा है चार्ल्स, इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं है, लेकिन इसकी जो वाइफ है क्लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। क्लो जो होती है, ये जो दोनों परिवार हैं, इनके बीच के एक लड़ाई के, एक कह सकते हैं कि फंस जाती है इन दोनों की लड़ाई में। हॉर्न ब्लोअर की फैमिली को हम एक तरह से नोवेरिश कह सकते हैं। नोवेरिश एक ऐसे व्यक्ति जो एकदम से अमीर हुए हों और अमीर होने की वजह से दिखावा करते हों, उन्हें हम नोवोरिश कहते हैं। तो ये हॉर्न ब्लोअर की जो फैमिली है वो नोवोरिश है। अगर हम बात करें शॉर्ट में कहानी की, स्किन गेम में दिखाया गया है दोनों परिवार, जो जमींदार है और जो पूंजीवादी है, इन दोनों के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। हिलक्रिस्ट जो जमींदार है, जो नैतिकता की बात करता है, उसे पता लगता है कि हॉर्न ब्लोअर के बेटा जो है क्लो, बेटा जो है चार्ल्स, उसकी वाइफ जो है क्लो, उसका एक सीक्रेट पता लगता है कि क्लो जो थी, जब वो शादी से पहले कहीं वर्क करा करती थी और लोगों को डिवोर्स दिलवाया करती थी गलत तरीके से। हिलक्रिस्ट हॉर्न ब्लोअर को बुलाता है और कहता है कि भाई जो तुमने प्रॉपर्टी खरीदी हो, जहां पर तुम चिमनी बनाना चाहते हो, वो मेरे नाम में कर दो, वरना ये जो सीक्रेट है, तुम्हारी जो इज्जत है, वो मैं सबको जो है मिट्टी में मिला दूंगा। मैं सबको बतला दूंगा कि तुम्हारे बेटे की बहू चार्ल्स की जो वाइफ है क्लो, वो क्या काम करती थी। हॉर्न ब्लोअर फंस जाता है, मजबूरी में उसे साइन करना पड़ता है, और वो यहाँ पे एक एग्रीमेंट करता है कि ठीक है, मैं ये दो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये सीक्रेट किसी को नहीं बताओगे। यहाँ पे जो हिलक्रिस्ट है, उसका एक वकील होता है, वो अनजाने में इस सीक्रेट को बता देता है। क्लो को पता लगता है, और क्लो जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, कूद कर जान देने की कोशिश करती है, बच जाती है। प्ले खत्म होता है, क्लो को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, प्ले खत्म होता है। मिस्टर हिलक्रिस्ट जो जमींदार है उनकी स्पीच से खत्म होता है। मिस्टर हिलक्रिस्ट बहुत दुखी हैं कि क्लो ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी बिगेन दिस फाइट, जब हमने ये लड़ाई शुरू करी, वी हैड क्लीन हैंड्स, हमारे हाथ साफ थे। आर दे क्लीन नाउ, क्या अब ये साफ है? व्हाट इज जेंटिलिटी, नैतिकता क्या है? वर्थ, नैतिकता का क्या फायदा है? इफ इट कांट स्टैंड फायर, अगर ये मुश्किलों को नहीं सहन कर सकती, तो नैतिकता का फायदा क्या है? मिस्टर हिलक्रिस्ट जो नैतिकता की बात करते थे, लड़ाई नैतिकता से लड़ने की बात करते थे, वो खुद एक सीक्रेट का जब पता लगता है क्लो का, तो उसको जो है ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी को अपने नाम में करा लेते हैं, और क्लो जो है सुसाइड करने की कोशिश करती है, तब ये सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है 16। जॉन गॉल्सवर्दी प्लेज जस्टिस, द करेक्टर फोल्डर इज प्राइमरली डिपिक्टेड एज, जो जस्टिस में फोल्डर करेक्टर है वो क्या है? बहुत ही आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट है, अ यंग क्लर्क। ये एक यंग क्लर्क है जो
हार्श कंसिक्वेंसेस, जिसको बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है जब वो एक फॉर्जरी धोखेबाजी करता है। जस्टिस पब्लिश हुआ था 1910 में, और ये 4 एक्ट प्ले है। ज्यादातर जॉन गॉल्सवर्दी के 3 एक्ट प्ले होते हैं, लेकिन ये 4 एक्ट प्ले है। ये कहानी घूमती है फोल्डर के चारों ओर। फोल्डर रथ से प्यार करता है, रथ शादीशुदा है, लेकिन इसका हस्बैंड इसके साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, इसे मारता पीटता है। इस वजह से फोल्डर एक कोशिश करता है, एक चेक होता है, उसमें 90 पाउंड कर देता है, ताकि वो रथ के साथ में किसी और जगह भाग सके और वहां पे अकेला रह सके दोनों। लेकिन ये पकड़ा जाता है, और जज इसे 3 साल के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट की सजा देते हैं। इसे अकेला ही रखा जाएगा। जब बाद में इसे रिलीज करा जाता है तो फोल्डर कोशिश करता है कि भाई इसे जॉब पे कोई रख ले, लेकिन इसका पास इसे नहीं छोड़ पाता। फोल्डर को साथ साथ जो होता है, उस समय के हिसाब से जो है, जो जेल हुआ करती थी वहां पे हाजिरी भी लगानी होती थी, फोल्डर नहीं जा पाता। बाद में पुलिस ऑफिसर इसे गिरफ्तार करने आते हैं, क्योंकि फोल्डर ने कुछ पेपरों में गड़बड़ी करी थी जॉब पाने के लिए। जॉब नहीं मिल रही थी फोल्डर को, फोल्डर कूद कर जान दे देता है। जब फोल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे प्ले खत्म होता है कॉक्सन, रॉबर्ट कॉक्सन की इंपॉर्टेंट स्पीच के साथ। कॉक्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीच देते हैं जब फोल्डर कूदकर जान दे देता है। नो वन विल टच हिम, कोई भी इसे नहीं छुएगा। हिम है यहाँ पे फोल्डर जिसने सुसाइड कर ली है। कोई भी अब फोल्डर को नहीं छुएगा, नेवर अगेन, कभी नहीं कोई। ही इज सेफ विद जेंटल जीसस, ये जीसस के साथ में सेफ है। कैरेक्टर्स की बात करते हैं। विलियम फोल्डर जूनियर क्लर्क है, कंपनी का नाम जो फर्म है, हाउस लॉ फर्म, ये कंपनी है, यहाँ पे क्लर्क है। रथ हनीविल, जिससे ये प्यार करता है, शादीशुदा लेडी है। रॉबर्ट कॉक्सन इंपॉर्टेंट है, वहीं पे वर्क करता है कंपनी में, हाउस लॉ फर्म। ये कंपनी है जेम्स और वॉल्टर होकी लॉ फर्म में। रॉबर्ट कॉक्सन की स्पीच के साथ में ये पहले खत्म भी हुआ था। हेक्टर फ्रॉम जो है, ये डिफेंस काउंसिल है जो फोल्डर की तरफ से केस लड़ता है। फोल्डर की तरफ से ये केस लड़ता है और कोशिश करता है कि फोल्डर को सजा ना मिले। हेरोल्ड क्लीवर ये फोल्डर के खिलाफ केस लड़ता है, ये प्रोसिक्यूटर है। मिस्टर जस्टिस फ्लॉय ये जज हैं जो फोल्डर को 3 साल की कैद देते हैं। डिटेक्टिव हैं सर्जेंट विस्टर। सर्जेंट विस्टर को अगर हम कहें तो ये 2 बार अपीयर होते हैं। एक फर्स्ट एक्ट में जब ये फोल्डर को गिरफ्तार करने आते हैं, जब वो फॉर्जरी करता है चेक में, और फोर्थ एक्ट में जब गिरफ्तार करने आते हैं तो फोल्डर जो है वो कूद कर जान दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल। इस प्ले में जो एक गर्ल है उसकी ग्रोथ को दिखाया गया। एडोलेसेंट होता है किशोर, जो 18 साल से कम हो। थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होकर गुजरती है, लवर के तौर पे और वुमेन के तौर पे। ये थीम किस प्ले की है? तो ये प्ले है जॉय। जॉय इस लड़की का नाम है जो छोटी है और अपने ग्रेट अंकल कर्नल होप के यहाँ रहती है। जॉय की जो मदर और फादर हैं उनके बीच में जो है डिवोर्स हो चुका है, मदर अलग रह रही है। जॉय को पता लगता है, उससे मिलने उसकी मदर आ रही है, जॉय खुश है। लेकिन उसे जब पता लगता है कि साथ में उसकी मम्मी का लवर भी आ रहा है, तो जॉय को बड़ा गुस्सा आता है। अब जॉय गुस्सा हो जाती है, किसी को नहीं समझ में आ रहा कि जॉय आखिर गुस्सा क्यों है। यहाँ पे जॉय जो है, जो एक एडोलेसेंट है, थोड़ी सी मैच्योर होने लगती है, उससे समझ में कुछ चीजें आने लगती हैं। जॉय को एक लड़के से प्यार हो जाता है। इस प्ले में दिखाया गया जॉय की अलग अलग फेजेस को, कैसे वो थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है। 18th, डैश इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ द गॉल्सवर्दी प्लेस। गॉल्सवर्दी के प्ले की ज्यादातर थीम कौन सी होती हैं? बताइए आप। बहुत ही आसान है, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इस टाइम। जो जॉन गॉल्सवर्दी के समय सोशल प्रॉब्लम्स थी उनको दिखाया गया है। 19, जॉन गॉल्सवर्दी स्टाइल। जॉन गॉल्सवर्दी का स्टाइल रिमार्केबल है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस, बिल्कुल सही है। साइकोलॉजिकल जो भी वहाँ पे करेक्टर्स होते हैं प्ले में, उनमें हमें साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलती है। पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशन, भी करेक्टर होते हैं उनका बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया होता है। इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, उनमें इलास्टिसिटी मिलती है। करेक्टर जो होते हैं वो बिल्कुल मुड़ भी जाते हैं, जैसे जॉन गॉल्सवर्दी चाहते हैं व्यवहार करें करेक्टर, उस हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से चेंज भी हो जाते हैं। तो ऑल द अबव। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गॉल्सवर्दीज 3 ट्रिलॉजीज। कौन सा इसमें जो है वो 3 ट्रिलॉजीज को जो है नहीं है? इसमें 3 ट्रिलॉजीज हैं, एक जो है वो 3 ट्रिलॉजीज में नहीं आता है। ये है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, ये जो 3 ट्रिलॉजीज हैं उसमें नहीं है। जॉन गॉल्सवर्दी ने 20 नॉवेल्स लिखे थे, जिनमें से 9 नॉवल जो हैं वो फोरसाइट के ऊपर हैं। द फोरसाइट सागा, ये 3 ट्रिलॉजीज हैं।
सेकंड अ मॉडर्न कॉमेडी, थर्ड एंड ऑफ द चैप्टर। ये जितनी तीन ट्रिलॉजीज हैं ये तीन तीन नॉवल में डिवाइड है। तो फोरसाइट सागा में हमें तीन नॉवल मिलेंगे, अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी और टू लेट। इसके अलावा दो इंटरलूड हैं। अब मॉडर्न कॉमेडी ये सेकंड वॉल्यूम है, इसमें हमें तीन नॉवल मिलते हैं, वाइट मंकी, सिल्वर स्पून और स्वान सॉन्ग। एंड ऑफ द चैप्टर, इसमें भी हमें जो है तीन नॉवेल्स मिलते हैं। तो तीन ट्रिलॉजीज हैं और ये तीन ट्रिलॉजीज आगे तीन तीन नॉवेल्स में डिवाइड हैं। जो फर्स्ट ट्रिलॉजी है फोरसाइट सागा, इसका पहला नॉवल था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये जॉन गॉल्सवर्दी का कहें तो पहला ऐसा नॉवल था जिसकी वजह से जॉन गॉल्सवर्दी को फेम मिली थी। ये तीन नॉवल हैं और ये कहानी है फोरसाइट सागा की। ये फोरसाइट सागा की जो फोरसाइट परिवार है उसकी कहानी इन तीन नॉवेल्स में चलती है। ये कहानी आगे इनमें भी कंटिन्यू रहती है, बस अंतर इतना आता है जब परिवार बढ़ता है उनके सरनेम चेंज होते चले जाते हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत होती है फोरसाइट परिवार से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।